Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is अमेरिकी संघीय व्यवस्था में संघीय तत्व। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके तत्व पढ़े थे और दो तत्व देखे थे। डुअल एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट पावर, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग और शक्तियों का विभाजन, डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, अब शक्तियों के विभाजन में ही हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ। वहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। फर्स्ट वन इज कर लगाने की, मतलब वो टैक्स लगा सकते हैं और उनको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज अमेरिका का विदेशों के साथ जो भी व्यापार होता है उस सब का कंट्रोल भी किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। और अमेरिका की साख पर जो लोन लेना होता है वो भी केंद्र सरकार का ही काम है। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ के फॉरेनर्स होते हैं, विदेशी, अगर उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए तो ये राइट भी केंद्र सरकार के पास ही है। ठीक है। अब वहाँ पर जो करेंसी होती है उसकी फॉर्मेशन, उसका मूल्य निर्धारित करना और उसका माप तोल करना, ये सब काम भी केंद्र सरकार का है ना। और जो लोग नकली मुद्रा बनाते हैं, मीन्स फॉल्स करेंसी बनाते हैं, तो उन लोगों को पनिश करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। यही सर्वोच्च न्यायालय को बनाते हैं और उसके नीचे जो और तरह के कोर्ट होते हैं उनको भी यही लोग बनाते हैं। ठीक है। युद्ध की अनाउंसमेंट भी केंद्र सरकार करती है और जल, थल, वायु तीनों तरह की सेना का फॉर्मेशन भी केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम देखें जो सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा, है ना, इन सब पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, सैनिक पर जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब काम भी केंद्र सरकार के हाथों में है। नेक्स्ट वन इज पावर्स ऑफ द स्टेट, राज्यों की शक्तियाँ। अब राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो जो संविधान में सिर्फ केवल केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियाँ बताई गई हैं उससे अलावा जितनी भी शक्तियाँ बचती हैं वो सब राज्य सरकार की शक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे जैसे लोकल टैक्स लगाना और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी संस्थाएं बनाना, लोन लेना, है ना, और वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है स्टेट लेवल पर, तो वो सब कार्य राज्य सरकार के होते हैं। ठीक है। इसे हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। यू कैन सी अ टेबल, संघीय शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ। तो आप देख सकते हैं संघीय की कौन सी शक्तियाँ, मतलब केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर्स फॉरबिडन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए निषिद्ध शक्तियाँ। अब कुछ पावर्स ऐसी हैं जो केंद्र सरकार यूज़ नहीं कर सकती, वो कौन कौन सी हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो मौलिक राइट होता है उस पर बैन नहीं लगा सकती, है ना। और जो यहाँ के सिटीजनशिप हैं उनको मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, मीन्स वो वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकती। और भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, जो लेक्चर की फ्रीडम होती है उसको बैन नहीं कर सकती, है ना। और अगर कोई राज्य दूसरे राज्य में कोई सामान भेजता है तो उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये सब इन पर प्रतिबंध है। इसी तरह कुछ प्रतिबंध राज्य की सरकारों पर भी हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे राज्य के सरकारों के लिए निषिद्ध शक्तियाँ, पावर फॉरबिडन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य कौन कौन से काम नहीं कर सकता, ये विदेशों, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ संधि या समझौते नहीं कर सकता। ठीक है। और जब शांति का पीरियड होता है, मतलब कोई वॉर वगैरह की कंडीशन नहीं होती, तो ये सेना या युद्धपोत ये सब नहीं रख सकते। ठीक है। और ना ही युद्ध में एंट्री ले सकते हैं जब तक उन पर कोई दूसरा राज्य अटैक ना कर दे। ठीक है। ये कांग्रेस की अप्रूवल के बिना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, है ना। और ना ही किसी राष्ट्रीय सरकार की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकते हैं, और ना ही ये लोग करेंसी छाप सकते हैं। तो ये सब इन पे क्या है, फॉरबिडन है, ये निषिद्ध शक्तियाँ हैं इनकी। ठीक है। अब हम बात करें थर्ड, हमारा जो एलिमेंट्स है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अब अमेरिका में क्या है, संविधान को सबसे ऊपर माना है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो,
सबको सबसे पहले संविधान की आज्ञाओं का पालन करना है, मीन्स जो संविधान के अकॉर्डिंग है वही करना है। वरना अगर ये कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं जो संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है अवैध घोषित कर देता है, इलीगल अनाउंस कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जुडिशरी सिस्टम आपको पता है सबसे टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके नीचे फिर स्टेट कोर्ट और उसके नीचे फिर जिला कोर्ट, तो इस तरह से पूरा सिस्टम होता है। तो वहाँ पर न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी है और जो सभी संघात्मक राज्य हैं उसमें क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है और उसी का काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करे और उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, वहाँ पे संविधान की भी सर्वोच्चता है अमेरिका में, है ना। तो इसी के साथ न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान को प्रोटेक्ट करती है ना, और उसको एक्सप्लेन भी करती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कि संविधान में ये लिखा है या नहीं लिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करने का काम किसका है, वो न्यायपालिका का ही है, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी अंग द्वारा संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसको इलीगल अनाउंस कर देती है। यही क्या है, यही जुडिशरी सुप्रीमेसी है, न्यायिक सर्वोच्चता है। इसके बारे में एक राइटर हैं चार्ल्स वियर्ड, उन्होंने कहा था न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता माना जाना चाहिए। ठीक है। मतलब संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, वहाँ पर न्याय की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ठीक है। जुडिशरी की सुप्रीमेसी होनी चाहिए और वहाँ पर ऐसा है, और यही संघात्मक शासन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की सिटीजनशिप मिलती है। जैसे कोई इंसान अमेरिका के किसी स्टेट में रह रहा है, जैसे न्यूयॉर्क में, तो उसे न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप मिलेगी और यूएसए की भी सिटीजनशिप मिलेगी, मतलब उसको दोहरी नागरिकता मिलेगी, डुअल सिटीजनशिप। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। मीन्स हम जितने भी लोग चाहे कोई भी स्टेट में रह रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलेगी और वो है इंडिया की। लेकिन अमेरिका में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उसकी सिटीजनशिप मिलेगी और प्लस आपको पूरे कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है। तो ये भी एक संघात्मक शासन का उदाहरण है। ठीक है। इसी के आधार पर ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ का जो भी सिटीज़न है उसको डुअल सिटीजनशिप मिलेगी, दोहरी नागरिकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसी सिस्टम को अपनाया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट्स इन सेकेंड चैम्बर ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। जैसे कि आपको पता है अमेरिका के जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें 2 हाउसेज हैं, है ना। इंडिया में भी 2 हाउसेज हैं, ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी। लेकिन वहाँ के जो सिस्टम है उनका नेम है प्रतिनिधि सभा और द्वितीय है सीनेट। ठीक है। तो वहाँ पर जो द्वितीय सदन है, मीन्स जो सेकंड चैम्बर है, उसमें ये सिस्टम कर दिया गया है कि वहाँ पर जनसंख्या के बेस पर लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। मीन्स जैसे आप मानो कि वहाँ पर 50 स्टेट है, तो एक स्टेट की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कम होंगे क्योंकि जनसंख्या कम है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर जितने भी स्टेट हैं सबके 2-2 प्रतिनिधि हैं। इट मीन्स वहाँ पर संघात्मक शासन की इस व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है। ये कोई मेन नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है ये भी, वैसे निम्न में आती है ये। ठीक है। निम्न नियम है वहाँ का ये कि वहाँ पे जो द्वितीय सदन है उसमें समान प्रतिनिधित्व मिला है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, फर्स्ट चैम्बर की, तो वो है आपका प्रतिनिधि सभा। इसमें सबको जनसंख्या के आधार पर ही मेंबर को प्रतिनिधित्व मिला है। मीन्स जहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसकी अकॉर्डिंग वहाँ पर उतने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। इंडिया में भी यही है कि जनसंख्या के बेस पर, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका का सेकंड चैम्बर है उसमें किसके बेस्ड पर है रिप्रेजेंटेशन, इक्वल है। ठीक है।
जनसंख्या के बेस पर नहीं है, वहाँ पर सबको समान प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, और उसमें संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज इनवायलेबिलिटी ऑफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुलंघनीय, मीन्स जो वहाँ पर स्टेट है, ठीक है, उन स्टेट को उनकी इस इंटेग्रिटी मीन्स अखंडता को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो लैंड एरिया है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स यूनियन के पास, वहाँ की केंद्र सरकार के पास इतनी पावर नहीं है। वहाँ के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि कोई भी कांग्रेस नए स्टेट को जोड़ तो सकती है अपने यूएसए में, है ना, लेकिन वो किसी भी दूसरे स्टेट के साथ उसके एरिया को चेंज नहीं कर सकती है ना ही उन्हें सम्मिलित कर सकती है, ना ही सेपरेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य की सीमाओं, जो राज्य की बाउंड्री है, उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। मीन्स अगर न्यूयॉर्क चाह रहा है कि कोई दूसरा राज्य हमारे साथ मिल जाए, है ना, तभी ऐसा हो सकता है, वरना ये कंट्रोल सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है कि वो यहाँ के चेंजेस कर सके, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सके। तो ये सब राइट केंद्र सरकार को नहीं दी गई है। इसे ही हम कहते हैं राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुलंघनीय। मीन्स जो राज्य हैं उनको अखंड ही रहने दिया जाएगा, मतलब इंटेग्रिटी में रहने दिया जाएगा, उनके और खंड नहीं किए जा सकते, मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर कोई कहे वहाँ के किसी स्टेट को तोड़ दिया जाए किसी भी आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर या किसी और बेस पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केंद्र सरकार को ये राइट नहीं है कि वो ऐसा कर सके। ठीक है, अब इतने डिस्कशन के बाद ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है न केवल एक संघ राज्य वरन वियर के शब्दों में एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। मतलब वो एक संघ राज्य तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक आदर्श संघ राज्य है। ठीक है, आइडियल फेडरेशन है। स्ट्रॉन्ग एक राइटर है, उनके द्वारा भी अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है। मीन्स जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तारीफ बताई गई है। ठीक है, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे और आपके ये तत्व एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।